फ्रेंड्स, मैं सुनील आपका आपके यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम यहाँ पे क्लास 10th की फिजिक्स पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने करंट और पोटेंशियल डिफरेंस रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखा और देखा डेफिनेशन हमने कि भाई डिफाइंड रेजिस्टेंस, डिफाइंड 1 ओम। तो ये सब हमने पिछले वीडियो में देख लिया है। अब हम पढ़ने चल रहे हैं फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर्स। कंडक्टर के रेजिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर, रेजिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। आखिर किस कारण से रेजिस्टेंस, कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो है, कौन सा कारण है कि बढ़ जाता है, घट जाता है। ठीक है, तो जिस कारण से ये रेजिस्टेंस बढ़ता घटता है जिस फैक्टर से, तो वो फैक्टर कहलाते हैं। तो यही लिखे टॉपिक लिखा हुआ है फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। तो 4 फैक्टर कल भी हमने बताया था, 4 फैक्टर है। पहला लेंथ ऑफ कंडक्टर के का जो है रेजिस्टेंस में क्या प्रभाव पड़ता है, आज देखेंगे। दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, दूसरा होगा। तीसरा कि किस मटेरियल से वो कंडक्टर बना हुआ है, डिफरेंट मटेरियल का रेजिस्टेंस अलग अलग होगा। और लास्ट देखेंगे टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ से फ्रेंड्स एक क्वेश्चन जो है आ चुका है एग्जाम में आपके, राइट है। तो आइए देखते हैं रेजिस्टेंस का लेंथ से क्या इफेक्ट पड़ता है। तो हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। अब मान लीजिए ये आपका एक वायर है, ये जो वायर लेंथ ए बी का है, ठीक है, ये वायर है, एक वायर। अब हम इसी वायर को हम डबल कर दिए, ठीक है, ये पी क्यू वायर के लिए जस्ट इसका क्या है, ये डबल है, राइट है। तो भाई ये बताइए, अब ये छोटा वायर है, ये बड़ा वायर है, राइट है। जैसे ये वायर हमने इसको ज्वाइंट कर दिया, ये डबल हो गया, कंफर्म। ये चीज यहाँ पे हमने किया है। तो भाई आप चार्ज को मूव करने के लिए शॉर्ट डिस्टेंस मूव करेगा, नहीं समझ में आया भाई। चार्ज इतने से इतने डिस्टेंस तक चलेगा, राइट है। अभी देखते हैं, जब लेंथ डबल होगी तो चार्ज जो है लॉन्ग डिस्टेंस कवर करेगा। चार्ज जो है इस केस में लॉन्ग डिस्टेंस कवर करेगा। भाई यहां से चलना शुरू किया, यहां काफी दूर तक जाएगा। इसके कंपेरिजन में हम इन दोनों को कंपेयर करें। भाई जब शॉर्ट डिस्टेंस कवर करेगा तो पता है, मैंने आपको रेजिस्टेंस डिफरेंस क्या बताया था कि भाई अब पता है आपको करंट किसे कहते हैं, फ्लो ऑफ चार्ज। जब चार्ज फ्लो करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, तो यह दूसरे एटम से, दूसरे आयन से कोलाइड करेगा। मतलब चार्ज के फ्लो का यहाँ पे क्या हो रहा है, अपोज हो रहा है। तो जो कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, जो अपोज करने की प्रॉपर्टी ये दिख रही है, कौन सा कंडक्टर कितना ज्यादा अपोज कर रहा है, कौन सा कम कर रहा है। तो जो प्रॉपर्टी है अपोज करने की, इसी को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। हमने पिछले वीडियो में देखा। तो भाई हम लोग वहां पे ये भी देखा था कि अगर कोई कंडक्टर की प्रॉपर्टी इतना ज्यादा है कि वो ज्यादा चार्ज के फ्लो का अपोज कर रहा है, बहुत ज्यादा चार्ज के फ्लो का अपोज हो रहा है, तो हम कहते हैं कि उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। ठीक है, अगर चार्ज के फ्लो का अपोज कम हो रहा है तो कहते हैं क्या, उसका रेजिस्टेंस कम है। सपोज एग्जांपल भी हमने दिया था, भाई आप रोड पे जा रहे हो, अगर ब्रेकर काफी ऊंचा कर दिया जाए, रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया। ये रेजिस्टेंस के केस में नहीं, ये आपके केस में समझा रहा हूं, ऐसे वहां समझिएगा, क्योंकि ठीक है ना। यहाँ पे देखिए तो काफी ब्रेकर ऊंचा कर दे, तो अभी क्या है, आप तो साइकिल से उतर करके उसे पार करोगे तब जाओगे, मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया, मतलब आपके मोशन का अपोज ज्यादा हो रहा है यहाँ पे। अगर यहीं पे जो ब्रेकर है बहुत हल्का हो, आराम से आप निकल जाओगे, थोड़ा सा स्पीड कम करना पड़ेगा, निकल जाओगे। यानी रेजिस्टेंस के कारण आपकी स्पीड कम हुई। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो निश्चित तौर पर आपकी स्पीड बहुत कम हो जाएगी, ठीक है। और अगर हल्का है रेजिस्टेंस, यहाँ पे बैरियर, जो बैरियर बना हुआ है बहुत हल्का है, तो आप आराम से निकल जाओगे, स्पीड कम करना पड़ेगा। ऐसे ही यहाँ पे कंडक्टर के केस में अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है, अगर अपोज ज्यादा हो रहा है, चार्ज के फ्लो का अपोज ज्यादा हो रहा है, तो कहेंगे रेजिस्टेंस ज्यादा है। चार्ज के फ्लो का अपोज कम हो रहा है तो कहेंगे रेजिस्टेंस कम। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? आइए अभी आप समझते हैं। तो भाई जब ये शॉर्ट डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है, डिस्टेंस कम कर रहा है इस केस में, इस केस के कंपैरिजन में, तब यहां पे लेंथ कम है इसलिए डिस्टेंस कम कवर कर रहा है, इसलिए उसका अपोज क्या होगा, कम होगा। ठीक है, डाउनवर्ड एरो का मतलब होगा कम होगा। ठीक है, तो अपोज कम होगा क्योंकि भाई इतने डिस्टेंस तक उसका अपोज होगा ना, तो इसका अपोज कम होगा, यानी इस केस में रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। अब आइए यहां समझते हैं, भाई इन दोनों को कंपेयर करते हुए चल रहे हैं। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस को इतनी लेंथ कवर करनी पड़ेगी, ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, यानी जितनी डिस्टेंस कवर करेगा उतनी बार टकराएगा, उतना ज्यादा उसका अपोज होगा। तो यहाँ पे अपोज क्या होगा, चार्ज के फ्लो का अपोज
ज्यादा होगा, जब अपोज ज्यादा होगा तो यहाँ पे रेजिस्टेंस, अपोज का मतलब क्या हो, रेजिस्टेंस, ठीक है ना, अपोज का मतलब रेजिस्टेंस, तो अपोज ज्यादा होगा मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। कंफर्म हो गया होगा, क्लियर है। चलिए तो अब देखिए हमें आखिर रिलेशन क्या मिला भाई, यहाँ पे लेंथ कम था, यहाँ पे लेंथ कम था तो रेजिस्टेंस कम है, यहाँ पे लेंथ क्या है, ज्यादा है तो रेजिस्टेंस ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पे रेजिस्टेंस कम, यहाँ पे लेंथ कम तो रेजिस्टेंस कम, तो यहाँ पे कौन सा रिलेशन मिल रहा है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल मिल रहा है कि इनवर्स रिलेशन मिल रहा है। भाई ये कम तो ये भी कम, ये ज्यादा तो ये भी ज्यादा, मतलब ये घटने पे ये भी घट जा रहा है, ये बढ़ने पे ये भी, तो डायरेक्ट रिलेशन कहते हैं इस रिलेशन को, ठीक है। तो क्लियर हुआ, यहां से क्लियर है, कंफर्म। तो भाई रेजिस्टेंस क्या होता है, अगर कंडक्टर की लेंथ बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, कंडक्टर की लेंथ कम कर देंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो यानी क्या, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। कंफर्म हुआ। तो आइए हम देख, तो यहां देखते हैं भाई, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर is directly proportional to the length of conductor। ये लिखा हुआ है डायरेक्ट रिलेशन, ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ गया, ये घट रहा है ये घट रहा है, यानी दैट इज, इसको एक लाइन में क्या लिख सकते हैं, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है, कंफर्म। अब एग्जाम में आपसे आएगा एक क्वेश्चन, यहां से आप भाई अगर इफ एल बिकम, एल क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर बिकम, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ चुका है, लेंथ ऑफ कंडक्टर बिकम्स डबल, भाई डबल कर दें तो रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा ये बताएं। एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, इफ लेंथ ऑफ कंडक्टर बिकम डबल तो रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, रेजिस्टेंस, आर से मतलब रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस आल्सो विल आल्सो बिकम डबल। अच्छा ये कैसे होगा, तो आइए हम ले लेते हैं एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एक सॉल्व करेंगे। अब इक्वल करने के लिए किस कांस्टेंट से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई, के एल, हमने इक्वेशन फर्स्ट ले लिया। अब मैंने क्या कहा है, इफ एल बिकम डबल, मतलब दैट इज एल की जगह पे टू लेंथ डबल कर लीजिए, 2 एल कर लिया, तब रेजिस्टेंस से जो हमने R1 मान लिया, के इसी में रखें, एल की जगह क्या रखना आपको 2 एल, दैट इज क्या लिख सकते हैं, 2 को बाहर ले लें, के एल, इक्वेशन फर्स्ट का यूज करके यहाँ रख दें, यानी रेजिस्टेंस अब क्या हो जाएगा, R1 इज इक्वल टू के टाइम्स, ठीक है, सॉरी ट्वाइस, और के एल की जगह क्या लिख रहे हैं हम, आर। यानी अगर लेंथ आपने डबल कर लिया तो जो पहले रेजिस्टेंस था उसमें 2 टाइम्स करेंगे तो नया रेजिस्टेंस आपको मिलेगा, यानी जो नया रेजिस्टेंस होगा वो भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। कंफर्म है, राइट। अब आइए सेकंड समझते हैं, इफ एल बिकम्स हाफ तो आर क्या होगा, ये भी हाफ हो जाएगा, यह भी हाफ हो जाएगा। क्यों भाई, अब लेंथ को हाफ करना है, L/2 कर लें, तो यहाँ पे बस यही भी चेंज होगा, K इंटू L/2, 1/2 बाहर कर लें, 1/2 बाहर, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, L/2, हमने 1/2 बाहर कर लिया, रखेंगे फर्स्ट का यूज कर लेंगे यहाँ पे 1/2, यानी जो पहला लेंथ को डबल कर लिया तो जो पहले रेजिस्टेंस था उसका हाफ करेंगे तो नया रेजिस्टेंस मिलेगा। तो क्लियर है, ये एग्जाम में 1 मार्क्स में क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ से कंफर्म हुआ। ये पहली इसकी प्रॉपर्टी कौन सा फैक्टर अफेक्ट कर रहा है, कैसे इफेक्ट कर रहा है। अब भाई सेकंड देखते हैं फैक्टर की कैसे वो इफेक्ट करता है रेजिस्टेंस, राइट है फ्रेंड्स। हम देखते हैं सेकंड फैक्टर्स, एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। भाई एरिया क्रॉस सेक्शन कैसे इफेक्ट करेगा रेजिस्टेंस को, तो हम ले लेते हैं। एक वायर ये है, क्रॉस सेक्शन कल भी बताया था आपको, भाई ये वायर है, इसको आपने कट कर दिया तो जो ये सरफेस आपको एरिया दिख रही है इसको कहते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ पे ये एरिया, अब हम यहाँ पे एरिया, हमने यहाँ पे एरिया ये है, चलिए अब हम इसको और मोटा वायर लेते हैं, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, ये होगा, ठीक है। यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है,
ज़्यादा है, यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, कम है। एक वायर ये है, एक वायर ये है, राइट है। तो इसको समझने से पहले हम एक एग्जाम्पल समझते हैं। भाई आप 4-5 लोग हो, मान लो आप 10 लोग हो, ठीक है। आपने कोचिंग से निकल रहे हो, दरवाजा छोटा सा है, नॉर्मली दरवाजा जैसे आपके घरों में होता है, उस दरवाजे से निकल रहे हो तो निश्चित तौर पे एक दूसरे क्या करोगे, कोलाइड करोगे, निकलते हुए टकराओगे, ठीक है। अब क्या करें, उस दरवाजा जो था उसका एरिया बड़ा कर दें, ठीक है, जितना दरवाजा था उसका डबल कर लें, ठीक है। अब निकलने में आसानी होगी, पहले वाले केस में निकलने में आसानी होगी। तो भाई जब एरिया बढ़ा दिया दरवाजे का, अब कोलिजन नहीं होगा। तो यहाँ से आपने क्या समझा भाई, जब एरिया दरवाजे का कम था तो आपस में ज़्यादा आप लोग टक्कर मार रहे थे, वहाँ पे कोलिजन ज़्यादा हो रहा था, एक दूसरे का अपोज ज़्यादा हो रहा था, यानी रेजिस्टेंस ज़्यादा था, ठीक है। अगर चार्ज यहाँ पे होता तो चार्ज के केस में रेजिस्टेंस ज़्यादा होता, जैसे यहाँ पे एरिया कम है तो चार्ज अगर फ्लो करेगा तो दूसरे एटम से, आयन से टकराएगा ज़्यादा, तो ज़्यादा टकराएगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, राइट है। लेकिन यहाँ पे जैसे हमने उसको तोड़ करके डबल कर लिया है दरवाजे को, तो आसानी से निकलोगे, एक दूसरे से टकराओगे नहीं। जब टकराओगे नहीं, एक दूसरे का अपोज नहीं होगा, अपोज ही तो मैंने क्या कहा था, रेजिस्टेंस, जब अपोज नहीं होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। ऐसे यहाँ समझिए, हमने अब मोटा वायर ले लिया, ठीक है। अब चार्ज को मूव करने के लिए ज़्यादा स्पेस मिल गया, तो यानी यहाँ पे कम टकराएगा। कम टकराने का मतलब क्या हुआ, उसका अपोज कम होगा, अपोज कम होने का मतलब रेजिस्टेंस कम होगा। तो यहाँ पे देखिए भाई, एरिया कम है तो स्पेस कम है इसको मूव करने के लिए, यानी यह दूसरे चार्ज से ज़्यादा टकराएगा, इसके मूवमेंट का अपोज ज़्यादा होगा, अपोज इसका ज़्यादा होगा। अपोज ज़्यादा होने का, अपोज ही क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस इस केस में ज़्यादा होगा। अब यहाँ देखिए, एरिया हमने ज़्यादा बढ़ा दिया तो चार्ज के मूव करने के लिए जगह ज़्यादा मिल गया। जब ज़्यादा मिल गया तो अपोज, यहाँ पे चार्ज के मूवमेंट का अपोज कम होगा, अपोज कम होने का मतलब रेजिस्टेंस कम होगा। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो रिलेशन, भाई एरिया कम है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया, एक कम तो दूसरा ज़्यादा, यहाँ पे एरिया ज़्यादा कर दिया तो रेजिस्टेंस कम हो गया। दोनों में कौन सा रिलेशन हुआ भाई, इनवर्स का रिलेशन है, कंफर्म है। तो यहाँ पे आप कर सकते हो, ठीक है ना, कि रेजिस्टेंस is inversely proportional to the area of cross section of conductor, area of cross section of conductor, राइट है। दैट इज, हम इसको एक सेंटेंस में लिखें, ऊपर मैं लिख रहा हूं, दैट इज रेजिस्टेंस इज इनवर्सली मतलब 1/, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, राइट है। ये हमारा मिल गया, इन दो एक्सपेरिमेंट को किया तो यही चीज यहाँ पे दिया, हमने इसको सेंटेंस में लिख लिया, राइट है। अब फिर यहाँ पे दो क्वेश्चन एराइज होते हैं, भाई अगर एरिया डबल कर दे तो रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ा। एग्जाम में आ चुका है, डायमीटर से खास तौर पर रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है 1 मार्क्स में, तो इसको तैयार रखिएगा, राइट है। आइए देखते हैं दो क्वेश्चन और फ्रेंड्स। अब हम यहाँ से दो क्वेश्चन एग्जाम में, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन 1 मार्क्स का आ सकता है क्या, इफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बिकम डबल, भाई इसे डबल कर दें तब रेजिस्टेंस कितना होगा, देन रेजिस्टेंस विल बिकम, कितना हो जाएगा भाई, हम इसको डबल करेंगे तो ये कितना होगा, हाफ हो जाएगा। देखते हैं कैसे, देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। भाई ये जो है इक्वल करने के लिए किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, चलिए हमने के से मल्टीप्लाई कर लिया, के अपॉन ए, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब क्या कह रहा है, इफ ए बिकम डबल, अरे डबल का मतलब क्या है भाई, एरिया जितना वो डबल हो जाता है, दैट इज ट्वाइस से हो जाए, तब रेजिस्टेंस कोई नया होगा तो हमने इसकी जगह पे R1 लिख लिया, के अपॉन, अब यहाँ पे 2a रखना होगा। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 बाहर लीजिए और के अपॉन ए, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, इसकी वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से यहाँ पर रख दीजिए, कितना हो जाएगा ये 1/2 और इसकी वैल्यू कितनी है R। भाई जितना पहले रेजिस्टेंस था, अगर एरिया को डबल कर दे रहे हैं तो जितना पहले रेजिस्टेंस था उसका अब जो नया रेजिस्टेंस होगा कितना होगा, उसका हाफ हो जाएगा। तो यही लिखा हूँ, यदि एरिया जो है डबल, सॉरी
एरिया जो डबल करते हैं तो रेजिस्टेंस कितना होगा, हाफ होगा, कंफर्म है। अब आगे देखते हैं, इफ एरिया बिकम हाफ, अब हाफ करते हो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए तैयार रखिएगा। चलिए अब एरिया को हम कितना करते हैं भाई, हाफ कर देते हैं, मतलब a/2 कर लिया। चलिए एक जगह पे a/2 कर लिया, बाकी सब तो वही होगा, तो ये रिवर्स हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, यानी जो नया रेजिस्टेंस होगा पहले रेजिस्टेंस का 2 टाइम्स हो जाएगा, यानी डबल हो जाएगा। राइट है, कंफर्म। तो एक क्वेश्चन उठता है, ये हटा देना, एक क्वेश्चन उठता है भाई, अगर आपको रेजिस्टेंस कम लेना है वायर का तो कैसा वायर चुनेंगे। ठीक है, पहले केस में क्या था, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, भाई लेंथ बढ़ा रहे थे तो रेजिस्टेंस ज्यादा होता। आपको ऐसा वायर लेना है जिसका रेजिस्टेंस कम हो। एक मैं लिख दूं, शॉर्ट लेंथ ऑफ लार्ज एरिया क्रॉस सेक्शन पहला हो गया। दूसरा हम हमने लॉन्ग लेंथ ऑफ शॉर्ट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो बताइए भाई किस वायर का रेजिस्टेंस कम होगा। शॉर्ट लेंथ जानते हैं, लेंथ कम होगी, पहले पढ़ चुके, पहले वाले लेंथ कम होगी तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। तो निश्चित तौर पे आपको रेजिस्टेंस उस वायर को चूज करना है जिसका रेजिस्टेंस कम हो, तो शॉर्ट लेंथ होगी तो रेजिस्टेंस उसका कम होगा, तो निश्चित तौर पे शॉर्ट लेंथ होना चाहिए। दूसरा लार्ज एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या कर ले हम, लार्ज कर लिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने लार्ज कर लिया, डबल कर लिया, तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो यानी हमें इस टाइप के रेजिस्टेंस वायर को चूज करना होगा, शॉर्ट लेंथ और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो, ज्यादा हो। इस केस में क्या भाई, लॉन्ग लेंथ है, जो कंडक्टर आपने लिया है, वायर लिया बहुत बड़ी है, तो निश्चित तौर पे उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी उसका क्या है, ज्यादा है, कम है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, कम है, कम होगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हुआ है, हाफ कर दिया, कम कर दिया, तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया, तो निश्चित तौर पे इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। इसको हम चूज नहीं करके हम इसको चूज करेंगे, एग्जाम में 1 मार्क्स आपको चुना है तो ठीक है ना। अब आइए यहाँ से देखते हैं डायमीटर्स क्या इफेक्ट पड़ेगा। राइट है फ्रेंड्स, अब देखते हैं जरा सर डायमीटर का रेजिस्टेंस में क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये वायर है, सर्कुलर वायर है, इधर होता है, जो ये सरफेस होगा कैसा होगा, सर्कुलर। अगर रेडियस हम आर ले ले, ये सर्कुलर फेस होता है, एरिया प्रोसेस कट करेंगे तो सर्कुलर होगा, ठीक है। तो रेडियस हमने आर ले लिया, तो यहाँ पे एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, ये होगा। अब हम 4 से न्यूमरेटर में 4 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4/पाई, ठीक है, ये भी कांस्टेंट है। चलिए ये बचा कितना, 1/4r², ये होगा भाई। 4 को इसमें मल्टीप्लाई करिए, ये पाई को हमने अलग कर लिया, 4 और r को इस साथ लीजिए। चलिए ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट हटा लीजिए, ये कांस्टेंट टर्म है तो हमने इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में हम इक्वल करने के किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, हटा दीजिए इसको, इक्वल करने के लिए उसमें आ जाएगा। राइट, तो 1/, हम इसको लिख सकते हैं क्या, 2r², यही होगा 4r²। अब जानते हैं अगर हम रेडियस को डबल कर दें तो क्या मिल जाएगा, डायमीटर, यानी r डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर का। चलिए मैं इसको ऊपर लिख दे रहा हूं, r 1/डायमीटर का होल स्क्वायर। तो भाई क्लियर है यहाँ पे। चलिए अब यहां से क्वेश्चन यहीं से आया था एग्जाम में कि इफ डायमीटर बिकम डबल, तब भाई रेजिस्टेंस कितना होगा, देन रेजिस्टेंस विल बिकम। पता है बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन मैं करा चुका हूं यूनिवर्सिटी, तो रिलेशन करो। अगर ये डबल करते हैं तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, जितना पहले था उसका 1/4 हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे होगा, इधर हटा दें, क्लियर है आपको। चलिए मैं इधर हटा दे रहा हूं, हमारे पास ये सब कैलकुलेट करने के बाद ये रिलेशन मिला हुआ है। चलिए देखते हैं कैसे होगा। तो हम डायमीटर लिख सकते हैं क्या, 1/d², क्लियर है या, चलिए क्लियर है।
अब इसे इक्वल करने के लिए हमने किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर लिया, डी से मतलब डायमीटर, चलिए डायमीटर का होल स्क्वायर, ये इक्वेशन फर्स्ट लिख लिया, राइट है। अब हमें क्या कह रहा है भाई, डायमीटर क्या किया गया है, डबल, इफ डायमीटर बिकम डबल, भाई जब डायमीटर दैट इज यानी 2d कर लें, पहले d था अब 2d कर लिया, तब अब रेजिस्टेंस हमने कोई चेंज होगा, हमने R1 लिख लिया, के तो के ही रहेगा, इसी में पुट करेंगे, डायमीटर की जगह पे 2d लिख लेंगे, ठीक है, यहाँ पे d ही लिख लें, d स्क्वायर, यहाँ पे 2d स्क्वायर, राइट है। चल देखते हैं, R1 इज इक्वल टू स्क्वायर करेंगे कितना 1/4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 इंटू के अपॉन डी स्क्वायर, राइट है। इक्वेशन फर्स्ट का यूज करें, इसकी पूरी वैल्यू सेम यही है, उठा कर लें, कितना हो जाएगा ये R1/4 पहले ही है इंटू R, यानी पहले जितना अगर डायमीटर को आप डबल कर लेते हैं तो जितना पहले रेजिस्टेंस था उसका 1/4 करते हैं तो नया रेजिस्टेंस बनेगा, ठीक है। तो यही है, इफ डायमीटर बिकम्स डबल देन रेजिस्टेंस विल बिकम 1/4 जितना पहले था, क्लियर है। अब सेकंड करते हैं, इफ डायमीटर बिकम्स हाफ, भाई अगर डायमीटर को आपने हाफ कर दिया, यहाँ पे डायमीटर को हाफ कर रहे हो, दैट इज d/2 कर रहे हो, तो नया रेजिस्टेंस कितना होगा R1 मान लिया, तो अब d की जगह पे d/2 रखेंगे, स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 1/1/4, दैट इज 4 ऊपर चला जाएगा, यानी कितना होगा रेजिस्टेंस, जितना पहले था उसका 4 टाइम्स, देन R will become 4 टाइम्स, यानी जितना पहले रेजिस्टेंस था उसका 4 टाइम्स कर देंगे तो नया रेजिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है। ये एग्जाम में आ चुका है, राइट है। अब आइए नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं कैसे उसका इफेक्ट पड़ेगा, राइट है फ्रेंड्स। अब थर्ड देखते हैं, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर जो है अलग अलग मटेरियल का बना होगा तो उसका रेजिस्टेंस अलग होगा, राइट है। तो रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर ऑफ विच इट इज मेड। हम एग्जांपल लेते हैं, टू सिमिलर वायर ले लिया हैविंग इक्वल लेंथ, जिनके लेंथ आपस में इक्वल हैं और डायमीटर भी आपस में इक्वल हैं। हमने कौन सा लिया, कॉपर ले लिया और नाइक्रोम ले लिया। तो पता है नाइक्रोम एलॉय होता है, कॉपर प्योर मेटल होता है। तो हमें ये एक्सपेरिमेंट से पता है क्या कि रेजिस्टेंस ऑफ नाइक्रोम वायर इज अबाउट 60 टाइम्स रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर, यानी आपको नाइक्रोम वायर का रेजिस्टेंस चाहिए, अगर कॉपर वायर का रेजिस्टेंस पता है तो उसमें आप 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नाइक्रोम वायर का रेजिस्टेंस मिल जाएगा, नियर अबाउट 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो समझ में आया भाई, रेजिस्टेंस जो तो कॉपर वायर का अलग है और नाइक्रोम वायर का अलग है, राइट है ना। अगर हम इसमें 60 से मल्टीप्लाई करें तभी इसके लगभग इक्वल आएगा, राइट है। तो यहाँ से अलग हुआ, एक एग्जांपल देखा आपने, ठीक है। तो इसका इतना ही था। अब हम देखते हैं भाई टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करेगा रेजिस्टेंस को, राइट है। तो नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट और लास्ट फैक्टर देख रहे हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। आखिर टेम्परेचर का कैसा इफेक्ट पड़ेगा। तो हमने इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था, 2 एग्जाम्पल दिया था जो 9 में आप पढ़ते हो कि भाई अगर रेलवे ट्रैक है, अगर देखें जो पटरियां ज्वाइंट होती है, लोहे की ट्रैक बनी हुई है, तो जो उनके बीच में गैपिंग रखी जाती है, गैपिंग, और जो बिजली का वायर आपके मोहल्ले में देखोगे 2 पोल के बीच में जो वायर होती है वो ढीली रखी जाती है। क्यों? क्योंकि भाई जब गर्मी का सीजन होता है टेम्परेचर ज़्यादा होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण जो पार्टिकल्स हैं, वायर पार्टिकल्स हैं, एक दूसरे से दूर दूर जाते हैं, डिस्टेंस उनके बीच में बढ़ती है, इसलिए लेंथ वायर का बढ़ जाएगा। यानी गर्मी में टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर को T से डिनोट करें तो लेंथ क्या हुआ, बढ़ गया। अभी पहला वाला इफेक्ट देखा था, लेंथ बढ़ जाएगा तो जो ये चार्ज है, चार्ज को मूव करने के लिए ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, उतना ही ज़्यादा कोलाइड करेगा, उतना ही ज़्यादा उसका अपोज होगा, उतना ही ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस होगा, यानी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। अब ठंडी के समय में देखें तो ठंडी के समय में क्या होता है भाई, टेम्परेचर कम हो गया, चार्जेस जो पार्टिकल से पास आते हैं, यानी लेंथ कम हो गई, ठीक है। तो इसलिए जो है ऐसा करते हैं।
तो यहाँ पे देखें टेम्परेचर जब हम कम कर देंगे तो लेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कंडक्टर की लेंथ कम हो जाएगा। तो भाई चार्ज को मूव करने के लिए कम डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, यानी जो चार्ज है अदर मॉलिक्यूल्स अदर आयंस और एटम से कम टकराएगा। कम टकराने का मतलब क्या होगा, उसका अपोज कम होगा। अपोज ही तो क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस, यानी उसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो यहाँ से देख रहे हैं क्या, ये प्योर मेटल का ले रहे हैं। प्योर मेटल के लिए रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ने पे रेजिस्टेंस बढ़ जा रहा है, टेम्परेचर कम होने के बाद रेजिस्टेंस कम हो जा रहा है। इन प्योर मेटल्स resistance increases on rising temperature and resistance decreases on decreasing temperature। टेम्परेचर कम होने पे कम हो जाएगा, बढ़ने पे बढ़ेगा। राइट है, क्लियर है, कंफर्म हुआ। अब आइए एक नया टॉपिक, एग्जाम में क्वेश्चन आता है डिफाइंड रेजिस्टिविटी या उसका दूसरा नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ओके, तो आइए हम देखते हैं फ्रेंड्स। अब हम नया टॉपिक पढ़ते हैं रेजिस्टिविटी या उसी का दूसरा नाम क्या, ऑब्लिक मतलब और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। आपको एग्जाम में आ सकता है डिफाइंड रेजिस्टिविटी या इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है डिफाइंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड राइट्स इट्स एसआई यूनिट। ये क्वेश्चन इसी एग्जाम में आ सकता है, डिफाइंड रेजिस्टिविटी एंड राइट इट्स एसआई यूनिट। आइए हम इसको डिफाइन करते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा है कि भाई रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर, ये पढ़ा अभी हमने। एंड आल्सो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, ये हमने जस्ट अभी पढ़ा है। अब इन दोनों को एक साथ कंबाइन करें, ये भाई न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब इसको इक्वल करने के लिए किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे कांस्टेंट रो होगा, RHO, जो हमने यहाँ पे लिखा है इसको हम पढ़ते हैं क्या, RHO, रो। यही क्या है, रो, रेजिस्टेंस या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रो क्या है, रेजिस्टेंस या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इसको कहते हैं, ठीक है। रो इसको पढ़ते हैं, रो इंटू L बाई ए, ठीक है। तो ये आपका फार्मूला यहाँ से निकल गया। अभी हम डिफरेंशियल निकालते हैं, फार्मूला ये निकल गया क्योंकि आपको पहले से याद है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल एक साथ कंबाइन करेंगे तो L अपान ए, राइट है। इक्वल करने के लिए किसी कांस्टेंट रो से मल्टीप्लाई करें, ये फार्मूला याद रखिएगा आप लोग। अब आइए आपको इसका डिफिनेशन, रो का डिफिनेशन निकालना है तो रो निकालते हैं। रो इक्वल कितना होगा, ये तो इधर दूसरे साइड में R तो है ही, और ये डिनोमिनेटर तो न्यूमरेटर में आ जाएगा, और ये न्यूमरेटर में आ जाएगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो भाई हमें रो को डिफाइन करना है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को डिफाइन करना है, तो क्या होगा, अगर हम इसको फिक्स कर लें, एरिया क्रॉस सेक्शन कंडक्टर का फिक्स कर लें और उसकी लेंथ भी हम फिक्स कर लें, ठीक है। जरा देखते हैं, इफ लेंथ ले लिया हमने कितना, 1 मीटर ले लिया, एंड एरिया क्रॉस सेक्शन कितना ले लिया, 1 स्क्वायर मीटर, तब यहां से क्या मिलेगा आपको, भाई आपने भी 1 यूनिट इसको ले लिया, इसको भी 1 ले लिया, तो बचे रो किसके इक्वल हो जाएगा, R के इक्वल हो जाएगा। तो यहीं से आप डिफाइन कर दोगे कि रो क्या है, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज न्यूमेरिकली, ठीक है, न्यूमेरिकली इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर या रॉड ऑफ दैट सब्सटेंस हैविंग लेंथ 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 स्क्वायर मीटर। भाई आप क्या करो, आपको डिफाइन करना है, तो मैं एक सिंपल वर्ड सेंटेंस समझा रहा हूं। इस पे रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, भाई यह रेजिस्टेंस ही है, एक किसी रॉड का रेजिस्टेंस ही है, जो रेजिस्टिविटी है वह रेजिस्टेंस ही है किसी रॉड का। कौन से रॉड का, जिसका लेंथ आपने कितना लिया, 1 मीटर ले लिया, और उसका एरिया क्रॉस सेक्शन कितना कर लिया आपने, 1 स्क्वायर मीटर। तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो उसी को नया नाम दे दिया क्या, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। तो डिफिनेशन कंफर्म हुआ। ये फार्मूला आप याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो यहां से रेजिस्टिविटी का डिफिनेशन क्या होगा, रेजिस्टिविटी ऑफ
any substance is numerically equal to resistance of a rod of that substance having length 1 meter and area of cross section is 1 square meter। तो हम इसको नोट डाउन कर लेते हैं, नोट डाउन करते हैं। देखिए क्या होगा, रेजिस्टिविटी ऑफ एनी सब्सटेंस is numerically equal to the resistance of a rod of that substance having length 1 meter and area of cross section is 1 स्क्वायर मीटर। तो यहाँ से कंफर्म हो गया होगा भाई। हम कोई रॉड ले लें, जिस सब्सटेंस का आपको रेजिस्टिविटी निकालना है, उस सब्सटेंस, तो किसी भी सब्सटेंस का रेजिस्टिविटी निकालना तो रेजिस्टेंस के इक्वल होगा। क्या करें, उसी सब्सटेंस का आप रॉड ले लें जिसका लेंथ कितना हो, 1 मीटर हो लेंथ, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कितना हो, 1 स्क्वायर मीटर हो, तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा उसको हम रेजिस्टिविटी कहेंगे। डिफिनेशन क्लियर हो गया होगा। कहाँ से आया आपका, यहीं से आ रहा है कि भाई अगर हम किसी सब्सटेंस के लेंथ को रॉड ले लें, उसका लेंथ 1 मीटर ले लें, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 स्क्वायर मीटर ले लें, तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा उसी को हम क्या कहेंगे, रेजिस्टिविटी। अब इसका यूनिट देखते हैं, एसआई यूनिट इसकी क्या होगी, इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, तो बताएं क्या होगी। एसआई यूनिट तो निकालने आ गया होगा भाई, इसकी एसआई यूनिट निकालना है तो एसआई यूनिट इसकी क्या होगी, एसआई यूनिट क्या होगी भाई, इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, ओम होगी। इसकी एसआई यूनिट एरिया की स्क्वायर मीटर होगी, और लेंथ की यूनिट क्या होगी, मीटर होगी। तो एक मीटर कैंसिल, बचा क्या, ओम मीटर इज ओम मीटर, राइट है। तो रेजिस्टिविटी की या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है, ओम मीटर। 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ चुका है, राइट है। तो भाई जैसे आपने देखा, कंफर्म है आप ना, अभी देखा कि भाई रेजिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो ऐसे यहां पे देखते हैं रेजिस्टिविटी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, किस किस फैक्टर्स के कारण रेजिस्टिविटी बढ़ेगी या घटेगी। तो देखते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स, अब देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टिविटी। अरे रेजिस्टिविटी हम क्यों पढ़ रहे हैं भाई, देखो हर एक कंडक्टर का हमने लेंथ यहाँ पे फिक्स कर लिया था, एरिया हमने फिक्स कर लिया, ठीक है, यानी उसकी साइज फिक्स कर ली, तो उसका रेजिस्टेंस, क्या साइज हमने कभी अब चेंज करना है, नहीं, ना लेंथ चेंज करना है ना एरिया क्रॉस सेक्शन, तो उसका रेजिस्टेंस हमेशा हमेशा फिक्स होगा, ठीक है ना, ठीक है ना। तो उसकी रेजिस्टिविटी यानी क्या होगी, हमेशा फिक्स होगी। तो रेजिस्टिविटी हर एक सब्सटेंस का कांस्टेंट होता है, मतलब फिक्स होता है, वो बदलता नहीं है। कॉपर का कुछ रेजिस्टिविटी होगा, ठीक है, आयरन का कुछ होगा, याद करने की जरूरत नहीं है, तो वो फिक्स है। लेकिन रेजिस्टेंस क्या होता है, तो वो बढ़ता रहता है, एरिया बढ़ गया घट गया तो रेजिस्टेंस बदल जाएगा, लेंथ घट गया बढ़ गया तो रेजिस्टेंस बदल जाएगा, ठीक है। इसलिए हमें रेजिस्टेंस की रेजिस्टिविटी की जरूरत पड़ी ताकि हम दो कंडक्टर को हम कंपेयर कर सके, ठीक है, कि किसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगा किसका कम होगा। अगर कंपेयर करना है तो हमें रेजिस्टिविटी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये फिक्स होता है, ठीक है ना। चलिए तो ये समझ में आ गया। तो आइए फैक्टर, जैसे हमने देखा रेजिस्टेंस को 4 फैक्टर अफेक्ट कर रहे थे, पहला लेंथ, दूसरा एरिया। क्या पहले दूसरे जो फैक्टर वहां पे थे इसको नहीं, तो देखते हैं भाई, हमने यहाँ पे लेंथ फिक्स कर दिया है, हमने लेंथ फिक्स कर दिया है। जब लेंथ फिक्स हो गया तो यानी लेंथ तो बढ़ना ही नहीं है ना घटना है। जब लेंथ हमने फिक्स कर लिया है तो रेजिस्टिविटी का इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। ऐसे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को भी हमने फिक्स कर लिया है, तो रेजिस्टिविटी का इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो बच रहे 2 फैक्टर अभी बचे हुए हैं, कौन कौन सा, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर। तो भाई अलग यहाँ पे जैसे वहां पता था, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर ऑफ व्हिच कंडक्टर इज मेड, राइट है। तो अलग अलग कंडक्टर की अलग अलग रेजिस्टिविटी होगी, ठीक है, कंफर्म है। चलिए
ये हो जाएगा। सेकंड, अब हम देखते हैं टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। टेम्परेचर कैसे डिपेंड करेगा भाई? कंडक्टर का टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, ठीक है ना, टेम्परेचर बढ़ा दें तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, घटा दें रेजिस्टेंस कम होगा। तो इसका इफेक्ट सेम जैसे वहां था वैसे यहाँ पड़ रहा है। यही दो फैक्टर इसको अफेक्ट करेंगे और इसके अलावा कोई भी फैक्टर इसको अफेक्ट नहीं करेगा। ये हमने पहले देख लिया, इसको हम ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अब आइए क्वेश्चन एराइज करते हैं कि एक्सप्लेन व्हाई ऑल हीटिंग एलिमेंट्स आर मेड बाई एलॉय। ओके, एलॉय से क्यों बनाते हैं? आइए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है कि एक्सप्लेन व्हाई ऑल हीटिंग एलिमेंट्स ऑफ हीटिंग अप्लायंसेज। जो आपके घर में अप्लायंसेज, हीटर है, ठीक है, ये सब जो है अप्लायंसेज में आएंगे, तो उसकी हीटिंग एलिमेंट जैसे वायर होता है वह आर मेड ऑफ एन एलॉय। एलॉय जैसे नाइक्रोम है, नाइक्रोम एक एलॉय है, रादर देन अ प्योर मेटल। मतलब क्या कह रहा है भाई कि बताइए ऐसा क्यों है कि प्योर मेटल के कंपैरिजन में हम एलॉय का यूज करते हैं हीटिंग एलिमेंट बनाने में। जो हीटिंग एलिमेंट होता है वह हम नाइक्रोम का बनाते हैं, प्योर मेटल का नहीं बनाते। ऐसा क्यों है? ठीक है, तो इसका रीजन ये है कि एलॉय तो इसके दो रीजन होंगे। पहला क्या होगा कि भाई इसका जो रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय इज हायर देन अ प्योर मेटल। तो भाई इसका रेजिस्टिविटी ज्यादा होगा। रेजिस्टिविटी क्या था? आपने रेजिस्टिविटी क्या था? न्यूमेरिकली इक्वल टू लेंथ, रेजिस्टेंस के ही बराबर था। उस कंडक्टर जिसका हमने लेंथ 1 मीटर ले लिया था, एरिया क्रॉस सेक्शन 1 स्क्वायर मीटर लिया था, तो रेजिस्टेंस यह समझिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए भाई रेजिस्टिविटी इसकी ज्यादा है, यानी इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। जब इसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, ठीक है, जब चार्ज इसमें से फ्लो करेगा उस कंडक्टर में, नाइक्रोम से जब चार्ज फ्लो कर रहा है, जिस करंट आपने अप्लाई कर दिया, चार्ज फ्लो करना स्टार्ट कर दिया, करंट फ्लो कर रहा है, इसका मतलब चार्ज फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस ज्यादा, तो चार्ज के फ्लो का नाइक्रोम में, एलॉय में चार्ज के फ्लो का अपोज आप क्या होगा? ज्यादा होगा। चार्ज के फ्लो का अपोज ज्यादा होगा, क्योंकि रेजिस्टिविटी यानी रेजिस्टेंस ज्यादा है, चार्ज के फ्लो का अपोज ज्यादा होगा। चार्ज के फ्लो का अपोज ज्यादा होगा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होगा? उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, इसका मतलब क्या है भाई? अपोज हो रहा है तो चार्ज क्या करेगा? दूसरे एलिमेंट से टकराएगा, दूसरे आयन से टकराएगा, दूसरे एटम से टकराएगा। जब टकराएगा भाई, यही पे रोकिएगा, जरा एग्जाम्पल समझते हैं। एक कील ले लीजिए, थोड़ा लीजिए, कील पे आप बार बार ठोकते हैं, कील गर्म होगा। तो यहाँ पे चार्ज टकरा रहे हैं, चार्ज टकराने से क्या होगा? हीट प्रोड्यूस हो गई और जो नाइक्रोम वायर है बिकम्स रेड हॉट। कंफर्म हुआ? बहुत तेज जल्दी से रेड हॉट हो जाएगा। कंफर्म है? जैसा देखिए प्योर मेटल ले लेते, जैसे कॉपर ले ले, तो भाई कॉपर में से चार्जेज, उसका रेजिस्टेंस कम है, ठीक है, रेजिस्टिविटी कम होती है, रेजिस्टेंस कम होगा, चार्ज बहुत कम टकराएंगे, ठीक है ना। तो हीट प्रोड्यूस नहीं होगा और लाल भी नहीं होंगे। जैसे आप देखते हो हीटर लाल होता है, तो ये अगर प्योर मेटल बनाते तो ये रॉड जो है रेड हॉट भी नहीं होगा, ठीक है। आप कोलाइड मोर, अपोजिज मोर एंड कोलाइड हैंड, हेंस एलॉय मेटल्स बिकम रेड हॉट, राइट है। तो हम इसको फिर से एक बार समझेंगे, जब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट तो तब वहां पे, ठीक है। तो ये पहला आएगा। दूसरा, जो एलॉय होता है हैज, इसका एलॉय डज नॉट मेल्ट एट हाई टेम्परेचर। भाई ज्यादा टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ पर रेड हॉट होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है बहुत हाई होती है इन कंपेरिजन टू प्योर मेटल, राइट है। तो ये डज नॉट मेल्ट एट हाई टेम्परेचर ड्यू टू विच, इसका आंसर कैसे लिखेंगे? रेजिस्टिविटी ऑफ ऑल एलॉय आर हायर, ग्रेटर इन कंपेरिजन टू प्योर मेटल ड्यू टू विच व्हेन चार्जेस फ्लो थ्रू
alloys then collides more and becomes red hot. And second लिखेंगे क्या, the and next लिखेंगे क्या, alloy does not melt at high temperature due to which all appliances, heating appliances are made of alloy in comparison to pure metal, right है। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी से रिलेटेड कुछ यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा वह रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी से रिलेटेड हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ओके, कोई अगर प्रॉब्लम रह गई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।